आज दिनांक 5 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, छंदों के गणन के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्नातक तृतीय खंड मगध विश्वविद्यालय में छंद और अलंकार पाठ्य हैं। पूर्व के वर्गों में मैंने अलंकारों का लक्षण और उदाहरण बताया था। एक दिन छंद के बारे में भी बताया गया, लेकिन आज छंद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। छंद एक बंधन है कविता का। कविता की गणना का मापदंड पहले छंद हुआ करता था। खासकर छायावादी युग के पूर्व जितने भी काव्य रचे गए हिंदी साहित्य के, वे सभी छंदोबद्ध थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रैतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग तक बहुत सीमा तक छंदोबद्ध ही काव्य रचे गए। तो आज छंद के बारे में विवेचन के पूर्व यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक और दूसरा मात्रिक। मात्रा की गणना के क्रम में यह ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी मात्रा ह्रस्व है और कौन सी मात्रा दीर्घ है। जहाँ पर ह्रस्व मात्रा रहेगी वहाँ पर एक मात्रा गिनी जाती है, और जहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है वहाँ पर दो मात्रा गिनी जाती है। गणना के क्रम में यह ध्यान देना चाहिए कि जो अंग्रेजी का आई है, कैपिटल लेटर, वह आई के समान ही एक गिना जाता है और एस के समान दो गिना जाता है, जिसको लघु और गुरु की संज्ञा दी जाती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यह है आई जैसा, वह एक मात्रा का सूचक है, और एस जैसा है वह दो मात्रा का सूचक है। जैसे का, दीर्घ की, दीर्घ कु, के, कै, को, कौ और कंग में दो मात्रा गिनी जाएगी, जबकि ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार और चंद्र बिंदु में एक ही मात्रा रहती है। इस गणना के पूर्व एक सूत्र याद करना होता है, और वह सूत्र है यमाता राज भान सलगा। यह ऐसा सूत्र है, यदि विद्यार्थी इस सूत्र को कंठस्थ कर ले तो वर्णिक छंदों की गणना में यह सूत्र पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यह सूत्र है
यमाता राजभान सलगा। इसमें जो य वर्ण है वह यगण का सूचक है, जो म वर्ण है वह मगण का सूचक है, जो त वर्ण है या ता है वह तगण का सूचक है, रा या रा जो है वह रगण का सूचक है, ज जगण का सूचक है, भा या भा भगण का सूचक है और न नगण का सूचक है। स सगण का सूचक है। इस प्रकार से ये गणों की गणना होती है। ल लघु का सूचक और गा गुरु का सूचक है। अब इसमें यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण किसे कहा जाएगा? तो जो मैंने सूत्र बताया था यमाता राजभान सलगा, उसमें यगण का परिचय इससे पता चलता है कि य के बाद कोई जो वर्ण है वह दीर्घ मात्रा वाला है या ह्रस्व मात्रा वाला है। तो यमाता में या है एक मात्रा वाला और माँ है दो मात्रा वाला और ता है दो मात्रा वाला। तो यमाता यानी आरंभ में एक मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में दो मात्रा जहाँ पर हो वहाँ पर यगण माना जाएगा। यानी प्रारंभ में एक मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में दो मात्रा हो वहाँ पर यगण कहा जाएगा। जैसे शब्द है जमाना, बहाना, मिलाना, खिलाना। तो यगण वहाँ माना जाएगा जिसके प्रारंभ में एक मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में दो मात्रा हो, तब यगण कहा जाएगा। जैसे जमाना, बहाना, मिलाना, खिलाना, सुलाना, ये सब जितने शब्द हैं वे यगण के उदाहरण हैं। इसी ढंग से मगण, मगण में मा तारा, मगण में मा तारा जो है यह इसका सूचक है कि आरंभ, मध्य और अंत तीनों में जहाँ पर गुरु मात्रा प्रयुक्त होगी वहाँ पर मगण कहा जाएगा। जैसे मारूंगा, मारूंगा, रू दीर्घऊ है, माँ दीर्घ मात्रा वाला है और गा भी दीर्घ मात्रा वाला है, इसलिए मारूंगा या जाऊंगा, खाऊंगा, ये जितने शब्द हैं वे मगण हैं। खाऊंगा, जाऊंगा, पाऊंगा, ये सब मगण के सूचक हैं।
इसी प्रकार से तगण यमाता राजभान सलगा, तगण में ताराज, ताराज का अर्थ होगा आरंभ में जिसके दो मात्रा हो, मध्य में दो मात्रा हो और अंत में एक मात्रा हो, तब वहाँ पर तगण कहा जाएगा। यानी आरंभ में, मध्य में दो मात्रा और अंत में एक मात्रा जहाँ पर हो वहाँ पर तगण कहा जाएगा। जैसे माँ, यानी प्रारंभ में दो मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में एक मात्रा हो, वहाँ पर तगण कहा जाएगा। जैसे जहाँ पर दो हो, आरंभ में, मध्य में दो हो और अंत में एक हो, वहाँ पर तगण कहा जाएगा। इसी प्रकार से रगण राजभा, रगण सूचक है राजभा, अर्थात प्रारंभ में दो मात्रा, मध्य में एक मात्रा और अंत में दो मात्रा जहाँ पर हो वहाँ पर रगण कहा जाएगा। जैसे बालिका, पालिका, कोशला, घोसला, ये जितने होंगे वे रगण होंगे। रगण का अर्थ हुआ जहाँ पर प्रारंभ में दो मात्रा, मध्य में एक मात्रा और अंत में दो मात्रा हो, वहाँ पर रगण कहलाएगा। जैसे बालिका में बा में दो, ल ह्रस्वई में एक और का में दो, पालिका में भी आरंभ में दो, मध्य में एक और अंत में दो, कोशला में भी प्रारंभ में दो, मध्य में एक और अंत में दो मात्रा है, इसलिए इसको रगड़ कहेंगे। इसी प्रकार से जगण है ज भान, यानी प्रारंभ में और अंत में जिसके एक मात्रा हो और मध्य में दो मात्रा हो, वहाँ पर जगण होगा। प्रारंभ में एक, मध्य में दो और अंत में एक, वहाँ पर जगण। जैसे मिलान, बिहान, उठान, जहान, ये शब्द भगण के सूचक हैं। ये सब जगण के सूचक हैं। जगण अर्थात जिसके प्रारंभ में एक मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में एक मात्रा हो, वहाँ पर जगण कहलाएगा। इसी प्रकार से एक भगण है। भगण का है
भा न स अर्थात प्रारंभ में दो, मध्य में एक और अंत में एक हो, वहाँ पर भगण कहलाएगा। भा न स अर्थात भगण, तो भगण में आरंभ में दो, मध्य में एक और अंत में जहाँ पर एक हो, वहाँ पर भगण कहा जाएगा गण की दृष्टि से। और उसका उदाहरण है पालक, बालक, चालक, वाहन, मालिक। ये जितने शब्द हैं वे भगण हैं। प्रारंभ में दो, मध्य में एक और अंत में जहाँ पर एक हो, वहाँ पर भगण कहलाएगा। जैसे पालक, बालक, मालिक, चालक इत्यादि। इसी प्रकार से नगण, न स ल, नगण के लिए न स ल की गणना करनी होगी, अर्थात जिसके आरंभ में, मध्य में और अंत में एक एक मात्रा हो, वहाँ पर नगण गण माना जाएगा। तो नगण का लक्षण है कि प्रारंभ, मध्य और अंत्य में जहाँ पर एक एक मात्रा हो, वहाँ पर नगण गण माना जाएगा गण की दृष्टि से। इसलिए इसका उदाहरण होगा बहन, गहन, चमन, कमल, अंत में सगण है, स ल गा। स में एक मात्रा, ल में एक मात्रा और गा में दो मात्रा। इसका उदाहरण होगा कि जिसके प्रारंभ में एक, मध्य में एक और अंत में दो मात्रा हो, वह सगण कहलाएगा। इसके लिए उदाहरण के तौर पर करना, पढ़ना, गढ़ना, चलना, मिलना, ये सब आएंगे। सगण का अर्थ हुआ जिसके प्रारंभ में एक, मध्य में एक और अंत में दो मात्रा हो, वहाँ पर सगण कहलाएगा। जैसे करना, पढ़ना, गढ़ना, चलना, मिलना आदि। और जो अंत में ल और गा है, यह सूचक है ल लघु का, और गा सूचक है दीर्घ का। यानी एक मात्रा के लिए ल और दो मात्रा के लिए गा। गा में दो मात्रा है, ल में एक मात्रा है। इसलिए जो सूत्र है य माता राजभान सलगा, यह वर्णिक छंदों की गणना के लिए पर्याप्त है। इस सूत्र को कंठस्थ कर लेने पर वर्णिक छंदों की गणना आसान हो जाएगी।
मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वे कतिपय शब्द हैं गण की दृष्टि से, उनको वे लिख लें, याद कर लें, जिसके चलते भविष्य में यदि परीक्षा में पूछे जाएंगे वर्णिक छंद तो उसमें वे गणना कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया है कि यगण में प्रारंभ में एक मात्रा, मध्य और अंत में दो दो मात्रा, जैसे जमाना, बहाना, मिलाना, खिलाना, सिलाना इत्यादि। उसी ढंग से मगध में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में दीर्घ मात्रा का प्रयोग है, यानी दो दो मात्राएं तीनों में रहेंगी। खाऊंगा, जाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, ये जितने शब्द हैं वे मगण में आएंगे। तगण का अर्थ है जिसके प्रारंभ मध्य में दो मात्रा, अंत में एक मात्रा होगी, वहाँ पर तगण माना जाएगा। जैसे 40, बारात, खैरात, सैरात इत्यादि इसमें आएंगे। रगण का अर्थ होता है कि जहाँ पर प्रारंभ में दो मात्रा, मध्य में एक मात्रा और अंत में दो मात्रा हो, वहाँ पर रगण माना जाएगा। जैसे बालिका, पालिका, कोसला, घोषला। इसी ढंग से जगण, जगण वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रारंभ में एक, मध्य में दो और अंत में एक मात्रा वाला वर्ण होगा, वहाँ पर जगण होगा। जैसे मिलान, बिहान, उठान, नहान, जहान इत्यादि। उसी प्रकार भगण, प्रारंभ में दो मात्रा, मध्य में और अंत में एक मात्रा हो, वहाँ पर भगण होगा। जैसे पालक, बालक, चालक, वाहन, मालिक इत्यादि। इसी ढंग से नगण, नगण वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में एक एक मात्रा हो, वहाँ पर नगण होगा। जैसे गगन, मगन, चलन, चमन, कमल, रुदन इत्यादि। उसी ढंग से जहाँ पर सगण होगा वहाँ पर प्रारंभ और मध्य में एक एक मात्रा और अंत में दो मात्रा जहाँ पर होगी वहाँ पर सगण कहलाएगा। और सगण का है कि उदाहरण करना, पढ़ना, गढ़ना, चलना, मिलना आदि। इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के, उन विद्यार्थियों के लिए मात्रा की गणना करना
इस सूत्र के आधार पर आसान हो जाएगा। वर्णिक छंदों में वर्णों का जो प्रयोग होता है वह मात्रानुकूल ही होता है, और उनका लक्षण भी जब दिया जाता है तो उसमें गणों के प्रयोग के बारे में संकेत कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप द्रुत विलंबित छंद है जो पठ्य है वर्णिक छंद में, तो द्रुत विलंबित के बारे में है कि द्रुत विलंबित होत नभा भरा, यानी द्रुत विलंबित छंद वहाँ पर माना जाएगा जो नभा भरा से युक्त हो, अर्थात जिसके छंद में नगण, भगण, भगण फिर रगण का प्रयोग हो। वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होगा। द्रुत विलंबित होत नभा भरा, नभा नगण का अर्थ होगा कि जिसके प्रारंभ और मध्य और अंत में एक एक मात्रा हो। नभा भरा अर्थात द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद में ही पूर्ण रूप से प्रिय प्रवास की रचना हुई है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। श्री कृष्ण भक्ति का वह प्रिय ग्रंथ है, उसकी रचना द्रुत विलंबित छंद में हुई है, और उसका एक छंद है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो दिवस का अवसान, तो दिवस क्या है? दिवस में प्रारंभ में और मध्य में एक एक मात्रा है, अर्थात वह नगण है। दिवस में तीनों ह्रस्व हैं, इसलिए एक एक मात्रा है तो नगण हो गया। दिवस के बाद का है, आव है, अर्थात प्रारंभ में दो मात्रा है, मध्य में और अंत में एक मात्रा है, तो यह है भगण का सूचक। भगण में है प्रारंभ में दो, मध्य में एक और अंत में एक। तो का प्रारंभ में दो और उसके बाद अव, अर्थात दो के बाद एक एक है मात्रा, इसलिए वहाँ पर भगण होगा। फिर न भा भरा, फिर वही स्थिति है। इस प्रकार से यही क्रम चारों चरणों में चलता है। इस प्रकार यह
जो छंद होगा द्रुत विलंबित का होगा, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित होत न भा भरा, प्रारंभ में नगण, उसके बाद भगण, पुनः भगण, उसके बाद रगण। तो जो मैंने उदाहरण दिया है, यह उदाहरण गणों की गणना के लिए, गण विचार के लिए यह उदाहरण और प्रत्येक गण का यह लक्षण उपयुक्त है छंदों की गणना के लिए। जो आदर्श कवि होते थे उनके काव्य में छंद दोष नहीं होता था। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, बिहारी लाल, द्विजदेव, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति इत्यादि जितने भी साहित्यकार आए हैं, उन्होंने छंद दोष, रस दोष, अलंकार दोष से काव्य को मुक्त रखा है। तो इस प्रकार यह जो मात्रा की गणना छंद विवेचन के पूर्व सुचारू रूप से हो, इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को कंठस्थ करना आवश्यक है, अपेक्षित है। वह है सूत्र यमाता राजभान सलगा। यदि इस सूत्र को विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते हैं तो भविष्य में यदि भूल भी जाएंगे भगण और नगण के लक्षण को, तो इस सूत्र के आधार पर वे गणना कर लेंगे कि इस गण में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कितनी कितनी मात्रा के प्रयोग हुए हैं। वहाँ पर रगण है, तगण है, जगण है, भगण है, सगण है, नगण है, रगण है, क्या है, इस सूत्र के आधार पर पता चल जाएगा। इसलिए इस सूत्र का कंठस्थ होना भविष्य के लिए उपयुक्त है, खासकर परीक्षा के समय के लिए। तो जो मैंने उदाहरण बताया द्रुत विलंबित छंद का, कि द्रुत विलंबित होत न भा भरा, प्रारंभ में नगण, मध्य में नगण, उसके बाद प्रारंभ में नगण, उसके बाद भगण, फिर भगण और अंत में रगण का प्रयोग चारों चरणों में होता है। और इस कारण इस छंद को द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। और यह द्रुत विलंबित छंद में ही पूर्ण रूप से प्रिय प्रवास लिखा गया है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। तो वर्ण और मात्रा छंद में यही दो प्रधान होते हैं। जहाँ पर मात्रा प्रधान हो जाएगी वहाँ पर मात्रिक छंद, जहाँ पर वर्ण प्रधान हो जाएंगे वहाँ पर वर्णिक छंद। अर्थात जहाँ पर मात्रा की गणना हो वहाँ पर मात्रिक छंद, और जहाँ पर वर्णों की गणना की जाए, वर्णों के आधार पर मात्रा की गणना हो, वहाँ पर वर्णिक छंद माना जाता है। मात्रिक छंद में भी दो प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। जहाँ
प्रारंभ में और अंत में एक प्रकार से ही मात्राओं का प्रयोग हो, समान मात्रा का प्रयोग हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, चौपाई में 4 पैर होते हैं और चारों पैर बराबर बराबर ऊंचाई के होते हैं, तो उसका लक्षण है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और जिसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात 16 मात्रा एक चरण में, तो 4 चरण है तो कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होंगी। तो चौपाई का लक्षण हुआ कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं, इसलिए उसे चौपाई कहा जाता है। और चौपाई छंद मध्यकालीन भक्ति काल का प्रमुख छंद था जिसमें प्रबंध काव्य लिखे जाते थे। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। तो चारों चरणों की गणना के लिए जो मैंने सूत्र बताया है यहाँ पर प्रारंभ में अपने व्याख्यान के माध्यम से, कि जहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग हो, आकार हो, दीर्घ ईकार हो, दीर्घ ऊकार हो, अनुस्वार हो, विसर्ग चिन्ह हो या संयुक्त व्यंजन के पहले का वर्ण हो, वहाँ पर 2 मात्रा मानी जाती है। जैसे दुख, तो दुख में 2 हर्षऊ है लेकिन विसर्ग है, उसके बाद ख है, तो दुह में 2 मात्रा दू में हो जाएगी, ख में 1 ही रहेगी। वैसे ही उद्विग्न, उद्विग्न में ओ हर्षऊ है, दावा संयुक्त है, तो जहाँ पर संयुक्त व्यंजन होता है वहाँ पर मात्रा 2 नहीं होती है, 1 होती है। लेकिन संयुक्त व्यंजन के पूर्व का जो व्यंजन होगा भले ही वह 1 मात्रा का होगा लेकिन वह 2 मात्रा वाला हो जाएगा। जैसे उद्विग्न में उ 2 मात्रा वाला हो जाएगा इसलिए कि उसके बाद दावा संयुक्त है। वैसे ही उद्दीपन, उद्दीपन में भी उ में 2 मात्रा हो जाएगी। एक विचारणीय है कि जहाँ पर अनुस्वार होगा वहाँ पर 2 मात्रा और जहाँ पर चंद्र बिंदु होगा वहाँ पर 1 मात्रा का प्रयोग होगा। गणना करते समय यह ध्यान देना चाहिए। जैसे एक हंस है, ह के ऊपर सिर्फ बिंदु दे दिया, उसके बाद स लिख दिया हंस, तो हंस में ह पर बिंदु है, इस कारण या अनुस्वार है, इस कारण उसमें 2 मात्रा होगी। लेकिन जहाँ पर हंस शब्द है वह हंस रहा है तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु है, वहाँ पर 1 मात्रा होगी। यानी हंस में दोनों वर्णों में 1-1 मात्रा, लेकिन हंस में ह पर बिंदु है इस कारण 2 मात्रा होगी। विद्यार्थियों को इस पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि गणना करते समय ये व्यवस्था आ जाती है। वहाँ पर
या तो मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी। इसलिए यह ध्यान देना है कि जहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग है वहाँ पर दो मात्रा होगी, जहाँ पर ह्रस्व मात्रा का प्रयोग है या कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है वहाँ पर एक मात्रा होगी। तो चौपाई एक 4 चरण का सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होंगी। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमूरिमय चूरन चारु समल सकल भव रुज परिवारु। इसी दृष्टि से जब चौपाई की गणना हो गई तो उसके बाद दोहा की भी गणना होनी चाहिए। चौपाई और दोहा मैंने जैसे बताया कि प्रबंध काव्य के ये दोनों मुख्य छंद थे जिनमें प्रबंध काव्य लिखा जाता था। खासकर अवधी भाषा का रामचरितमानस, पद्मावत, ये सब प्रबंध काव्य हैं और अवधी में लिखे गए हैं, दोहा चौपाई में लिखे गए। तो दोहा का लक्षण है, दोहा के 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं और उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। इस प्रकार उसके 4 चरण हुए और चारों चरणों को मिलाकर के 48 मात्राएं हुई। उसका उदाहरण है बंदों अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरेउ। किसी भी दोहा को ले लीजिए, हर दोहा में यह लक्षण जरूर मिलेगा, 48 मात्रा ही मिलेगी। यदि लिखते समय कोई दोष आ गया तो वह दोष मात्रा को घटा देगा या बढ़ा देगा। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले मैंने बताया कि चौपाई सममात्रिक छंद है, उसके 4 चरण है, चारों में मात्रा बराबर बराबर है, वह सममात्रिक छंद हुआ। लेकिन दोहा अर्ध सममात्रिक छंद हुआ इसलिए कि उसके प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्रा होती है, यानी आधा आधा बराबर होता है। प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्रा, अर्थात कुल मिलाकर के 48 मात्रा होती है। इसलिए दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। उसमें रामचरितमानस का, पद्मावत का, बिहारी सतसई का, कबीर के दोहों का कोई भी उदाहरण ले लें, यदि आप शुद्ध रूप में लिखेंगे तो उसकी मात्रा हूबहू
48 ही होगी। एक विचारणीय प्रश्न है कि दोहा के बाद जो सोरठा आता है वह सोरठा दोहा से ठीक उल्टा होता है। उसके बारे में आया है कि सम 13 विषमेश दोहा उल्टे सोरठा, अर्थात सम 13 अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा होगी। इसलिए इसमें भी कुल मिलाकर के 48 ही मात्रा होती है, लेकिन यह दोहा से ठीक उल्टा होता है। सम 13 दोहा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा, प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा, यानी कुल मिलाकर के 48 मात्रा। दोहा में भी उतनी ही मात्राएं होती हैं 48, लेकिन जो वहाँ पर है ठीक सोरठा से भिन्न होता है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा, जबकि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 की मात्रा। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है, जबकि इसमें ठीक उसके विपरीत होता है। इसलिए यह कहना कि सम 13 विषमेश दोहा उल्टे सोरठा, तो दोहा या सोरठा दोनों अर्धसमात्रिक छंद हुए। इसके आधे चरण यानी 2 चरण बराबर होते हैं। 4 चरणों का होगा, लेकिन 2 चरण 13 मात्रा के, 2 चरण 11 मात्रा के। इसलिए दोहा और सोरठा 2 दृष्टियों से बराबर हैं कि दोनों में 4 चरण होते हैं। चारों चरणों को मिलाकर के कुल 48 मात्राएं होती हैं। लेकिन जहाँ सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होंगी। इसके ठीक विपरीत दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। जो 2 से कट जाए वह सम चरण, जो 2 से नहीं कटे वह विषम चरण। तो पहला और तृतीय वह समचरण विषम चरण हुआ और द्वितीय और चतुर्थ समचरण हुआ। इस प्रकार छंदों के विवेचन के लिए, छंदों के लक्षण उदाहरण के लिए उनका शुद्ध लेखन आवश्यक होगा। जहाँ भी मात्रिक दोष हो गया, छंद दोष उत्पन्न हो जाएगा। गणना करते समय मात्राई भूल हो जाएगी और यह दोष माना जाएगा। मैं विद्यार्थियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप छंद और अलंकार को यथासंभव समझ लें, कंठस्थ कर लें और उदाहरण पूर्णतः शुद्ध लिखें, जिसके चलते पूर्णांक की प्राप्ति हो। यह गणितीय सूत्र है जिसमें या तो पूर्णांक मिलेंगे या
शून्य अंक मिलेंगे, 20 में 20 प्राप्त किया जा सकता है, और वह सिर्फ छंद और अलंकार में। इसलिए मैं आज अपने स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति लॉकडाउन की है, इसमें वर्ग में अध्यापन करना असंभव है। इसलिए मैं 10 बजे से 4:30 बजे तक आपको अध्यापन की सेवा देने के लिए तैयार हूँ। घर में ही रह करके आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, हिंदी से संबद्ध कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और 11 से 12 बजे के बीच मेरा अध्यापन होता है। उसके बाद हमारे विभागीय प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह हैं, वे अध्यापन करते हैं। इसलिए आज स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष परीक्षा देंगे, यदि समय अनुकूल रह गया, कोरोना दूर भाग गया तो, और जो छंद और अलंकार का विषय है उनके लिए अधिक से अधिक अंक दिलवाने वाला होगा, वे इसकी सहायता से कम प्रथम श्रेणी वाला अंक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यदि अन्य प्रश्नों का भी उत्तर सम्यक ढंग से किया जाए तो छंद और अलंकार के अंकों से आपको 75% से भी अंक मिल सकते हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि लॉकडाउन की परिस्थिति में कोरोना वायरस जब तक भारत में वर्तमान है, तब तक अध्यापन का एकमात्र विकल्प रह गया है ऑनलाइन अध्यापन, और ऑनलाइन अध्यापन के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। आप कभी भी 10 बजे से 4:30 के बीच में संबद्ध प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।